एक चीज़ जो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं कनाडा में बहुत से लोगों से मेरी बात हुई है, तो ये एक जो ज़ख्म है उसके ऊपर एक मरहम के तरीके से इस फिल्म ने काम किया है। उस फिल्म की शेल्फ लाइफ ज्यादा होगी जिसके अंदर एक बहुत ही यूनिवर्सल सोल और दिल होगा। और खासकर जिस माहौल के अंदर हम हैं, बहुत ज्यादा जरूरी है कि उस हिंदुस्तान के बारे में फिल्म बनाना जो कि को एग्जिस्ट करता है डिफरेंट रिलीजन्स, रेसेस, सोशल स्ट्राटा के अंदर। जब भी आपकी तरफ दौड़ता हुआ एक मॉब आता है, हजारों लोग आपकी तरफ दौड़ते आते हैं जिनके फेस के ऊपर कपड़े बने हुए हैं, ना तो उनका धर्म होता है ना उनकी कोई जात होती है। मॉब मॉब होता है, वो आइडेंटिटी लेस होता है। इतने ज्यादा दर्दनाक चैप्टर में होने के बावजूद भी ये फिल्म इतने ज्यादा लोगों तक इसलिए पहुंची क्योंकि जब फिल्म खत्म होती है आपका दिल भारी जरूर होता है, लेकिन आप कहते हो यार इस फिल्म ने ना हीट प्रोपोगेट नहीं करी, इस फिल्म ने हमारे जख्मों का नाजायज फायदा नहीं उठाया। Hello everyone, I'm Ali Abbas Zafar and you are watching and listening to Connect FM Canada with Faridun. Stay connected. It's wonderful to have Ali Abbas Zafar, a director who's not merely a commercial voice, but he also has a sane voice. Ali, pleasure having you on Connect FM Canada. Thank you very much, and congratulations on your new venture. I have no idea about this. No, no, so far so good. I think it's been extraordinary first month. All right, so Ali, congratulations for Jogi. I think extraordinary response so far. Thank you very much. Yeah, the response has been overwhelming, very overwhelming. Yeah. क्या हम कह सकते हैं कि ये आपकी अब तक के करियर का मे बी सबसे स्पेशल फिल्म है इन अ वे? Well, yes, I can say that it is very special for me. Well, for a director, every film is special because when you make that film, you put everything behind that film, your heart, your soul. But in terms of the most challenging film, I think after Sultan, this has been very challenging for me because they're both very personal films, you know. Hmm. Sultan was very personal because it was one man's journey who's broken, who's trying to find himself. Jogi is exactly the same. It's more real, raw, grittier, uh, and more relevant because it comes from the real chapter that has happened. Most of the stories in the films are real survivor stories. Most of the instances in the film, most of the scenes in the films are inspired or mostly true to what people have gone through. So yes, it has been one of the most special films of my career, and I would say the most challenging one for sure. ओके, देखिए, आपका ये एफर्ट और बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ़ हो जाता है, बिकॉज़ देखिए जनरली क्या होता है कि फ़िल्म मेकर्स को ब्रैकेट किया जाता है कि दैट कमर्शियल फ़िल्म मेकर है, ये सो कॉल्ड पैरेलल और आर्ट फ़िल्म मेकर है, मिडल ऑफ द रोड सिनेमा का मेकर है। आपने आपका डिस्टिंक्शन ये है कि आपने जो हिंदुस्तान की सबसे जो बड़ी फ़िल्में हैं, कमर्शियली सक्सेसफुल फ़िल्में, आप उनसे जुड़े हुए हैं, और उसके बाद आप एक ऐसी फ़िल्म बनाते हैं जिसमें कि मुझे लगता है कि कॉमर्स के बियॉन्ड आप कहीं न कहीं एक अपने रूह की आवाज़ सुन रहे हैं, आप अपने अंदर की आवाज़ सुन रहे हैं, आत्मा की आवाज़ सुन रहे हैं। ये बहुत ही जो जो नियत हो जाती है, ये बहुत ही गैर मामूली हो जाती है, बिकॉज़ इट सीम्स टू बी कंप्लीटली सेल्फलेस। जी बिल्कुल, मतलब कोशिश मैं तो हमेशा ये देखता हूँ कि मैं बम्बई से हूँ नहीं, मैं देहरादून का लड़का हूँ। तो हुँ, मैं जब बम्बई आया था तो किस नियत से आया था, मतलब वो तो ऊपर वाले की मेहरबानी है कि मेरी फिल्मों ने बड़ा बिजनेस किया। बॉक्स ऑफिस पे उन्होंने बड़े नंबर्स किए हैं। लेकिन जिस नियत से मैं बॉम्बे आया था वो तो कहानियां कहने की नियत से आया था। और मेरे हिसाब से नंबर बड़े छोटे होने से फर्क नहीं पड़ता, कहानी बड़ी और छोटी होने से फर्क पड़ता है। और जोगी की जो कहानी है वो बहुत ही मेरे हिसाब से बड़ी कहानी है। मतलब जितनी मैंने पहले फिल्में बनाई हैं उन सबसे बहुत बड़ी कहानी है, क्योंकि उस कहानी की जो की एसेंस है, जो उस कहानी की रूह है, वो बहुत ज्यादा खूबसूरत है और बहुत ज्यादा प्योर है।
और जब आप ऐसी फिल्म बनाते हैं तो तब आपकी, मुझे ये लगता है, मैच्योरिटी एज अ फिल्म मेकर, एज अ डायरेक्टर पता चलती है। तो मैं बहुत डरा हुआ था ऑनेस्टली फरीदुन, जब ये फिल्म आ रही थी और जब मैं फिल्म बना रहा था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि कहीं लोग ये ना बोले यार ये अच्छी खासी मेन स्ट्रीम पिक्चरें बना रहा था, कहाँ चला गया, क्यों कर रहा है ये सब, इसके बस का नहीं है, क्योंकि 2 मिनट में पीपल कैन राइट यू। और मैं ये नहीं कहता कि जोगी इज अ परफेक्ट फिल्म, जोगी के अंदर भी इसके फ्लॉज हैं, बट मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी ये था कि मैं एक बॉक्स में बंद होके ना रह जाऊं, मतलब लोग ये ना बोलें कि हाँ एक कमर्शियल फिल्म मेकर ही है। मैं चाहता हूँ कि लोगों को मेरी एक दूसरी साइड पता लगे जो कि सेंसिटिव है, जो कि मतलब जमीन से जुड़ी हुई है, एट द सेम टाइम कुछ कहना चाहती है, जिसके अंदर एक आवाज है। क्योंकि बॉक्स ऑफिस के जब नंबर्स होते हैं ना, तो कहीं वो आवाज खो जाती है, बिकॉज आपको बहुत सी चीजों के साथ अमेलगमेट करके जोड़ना पड़ता है, गाना डालना पड़ता है, एक्शन सीक्वेंस डालना पड़ता है। लेकिन फिर एक होती है प्योर स्टोरी टेलिंग, प्योर परफॉर्मेंस, प्योर क्राफ्ट, एज अ स्टोरी टेलर, एज अ डायरेक्टर। और कहीं ना कहीं जिस तरह का रिस्पॉन्स मुझे जोगी के लिए मिला अक्रॉस द बोर्ड, मीन्स दुनिया भर से, मुझे लगता है कि दैट हैज काइंड ऑफ मेड मी अंडरस्टैंड कि एक एक ये भी दुनिया है अपार्ट फ्रॉम जस्ट मेकिंग कमर्शियल फिल्म्स, यू नो। और ओटीटी के आने से तो आज की डेट में ये चीज बिल्कुल क्लियर हो गई है कि कंटेंट सबसे ज्यादा जरूरी है। मतलब आप जो कहानी कह रहे हैं वो सबसे ज्यादा जरूरी है। अब चाहे वो आप उसे मेन स्ट्रीम स्पेस में कहें, टाइगर, सुल्तान, भारत की स्पेस में, या फिर जोगी की स्पेस में कहें, कहीं ना कहीं वो कहानी, उसके किरदार ऑडियंस के साथ रेजोनेट होने बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये मेरी लर्निंग है जोगी से, और नेटफ्लिक्स के साथ, क्योंकि ये फिल्म है, और उनकी पूरी क्रिएटिव टीम और मोनिका शेरगिल जो इस टाइम पे कंटेंट हेड कर रही हैं, और वो और मैं कुछ दिन पहले बात कर रहे थे, और उन्होंने मुझे शाबाशी देके सबसे ज्यादा यही बोला, वो भी काफी सीनियर है मेरे, तो उन्होंने भी यही बोला कि अली तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि क्योंकि कहीं लोगों के अंदर एक दूसरा फेस दिखेगा तुम्हारे क्राफ्ट का। एंड कमिंग फ्रॉम हर इट वाज अ बिग थिंग, बिकॉज आई नेवर थॉट। और मैंने ऑनेस्टली ना एक बड़ी मेन स्ट्रीम कमर्शियल फिल्म बनाई है, मतलब आप अगर जोगी देखें तो उसके अंदर एक पेस है, एक लय है, उसके अंदर म्यूजिक है, उसके किरदार हैं। मैं अपनी तरफ से तो एक एक टेक्सचर के अंदर ऐसी कहानी कहना चाह रहा था, और दिलजीत और मैं बहुत क्लियर थे इस चीज को लेके कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये फिल्म पहुंचनी चाहिए। तो हमें इसको बहुत ज्यादा पैरेलल सिनेमा जिसको बोलते हैं, या आर्ट हाउस सिनेमा जिसको बोलते हैं, उस तरफ नहीं ले जाना चाहिए। फिर ये बहुत ही कम लोगों की फिल्म बन के रह जाएगी। आज जो नंबर्स उस फिल्म ने किए हैं प्लेटफॉर्म के ऊपर, और जितने लोगों तक वो फिल्म पहुंच रही है, आई थिंक वन ऑफ द रीजंस ये है कि जब से ट्रेलर आया लोगों को लगा यार ये तो मेन स्ट्रीम स्पेस के अंदर बड़ी समझदार और सुलझी हुई कहानी लग रही है, and I think that is the reason that it has done what it has done for everyone who's involved with the film. नो डेफिनेटली, एंड इतना एक दिलचस्प सा फेज़ है ये पैंडमिक से और ज़्यादा इस्टेब्लिश हुआ कि जो ओटीटी का जिस तरीके का जो लोगों का टेस्ट हो गया है, डेवलप हो गया है, तो वो कुछ हद तक वो एक ब्लेंड सा हो गया है रियलिस्टिक कंटेंट और जो एक मेन स्ट्रीम कंटेंट, तो एक ब्लेंडिंग आई थिंक बहुत खूबसूरती से हो रही है। और आई थिंक ये जैसे आपने आपने सही कहा कि फिल्म में ये बहुत दिलचस्प तरीके से आता है। वो अगर आप सस्पेंस पैदा कर सकें, वो ट्रक खुल रहा है और उसमें जो एक सस्पेंस है, तो वो भी अपने आप में इट्स समथिंग दैट इज़ ग्रिपिंग एज वेल। तो इनफैक्ट बातें बहुत सी हम चीज़ों के बारे में कर सकते हैं, बट एक चीज़ जो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पे मैं कनाडा में बहुत से लोगों से मेरी बात हुई है, तो ये एक जब एक जो ज़ख्म है उसके ऊपर एक मरहम के तरीके से इस फिल्म ने काम किया है। As a filmmaker, as a human being, does it in a way elevate you? Did you feel that there's more to filmmaking than just making money, and longevity, posterity is something that 100% फरीदन, मुझे क्या लगता है कि एज अ फिल्म मेकर, मैंने जो मेन स्ट्रीम में भी काम किया, मतलब अगर आप देखिए सुल्तान, टाइगर, भारत, उन सब के अंदर एक मुद्दा है, absolutely we have discussed that in the ऐसा। past. We have discussed यस। about this. तो मैं हमेशा ये मानता हूँ कि जिन फिल्मों से मैं बहुत स्ट्रांगली इंस्पायर्ड, यू नो
चाहे वो दीवार हो, चाहे वो शक्ति हो, हिंदुस्तानी मेन स्ट्रीम कमर्शियल सिनेमा से निकल के वो दोनों फिल्में हैं। मैं ये हमेशा मानता हूँ कि हर फिल्म, उस फिल्म की शेल्फ लाइफ ज्यादा होगी जिसके अंदर एक बहुत ही यूनिवर्सल सोल और दिल होगा, यू नो। तो हमेशा मैं कोशिश करके, इवन चाहे वो बड़े पर्दे की फिल्में हों, सुल्तान टाइगर टाइप या फिर जोगी टाइप, मैं कोशिश ये करता हूँ कि एज अ फिल्म मेकर आपके पास कहने को कुछ हो। और खासकर जिस माहौल के अंदर हम हैं, बहुत ज्यादा जरूरी है कि उस हिंदुस्तान के बारे में फिल्म बनाना जो कि को एग्जिस्ट करता है डिफरेंट रिलीजन्स, रेसेस, सोशल स्ट्राटा के अंदर। मतलब जोगी के अंदर बनाने का जो मेन मुद्दा था वो ये मुद्दा था कि 84 में एंटी सिख राइट जब हुआ, तो एक तो वो छवि थी जो हमें पता चलती है कि पूरी दिल्ली जल रही थी, लेकिन उसके अंदर एक कहानी है, जो कहानी इस बारे में बात करती है कि इस सब केओस के बारे में, इस सब जलती हुई दिल्ली के बारे में भी एक दिल्ली के अंदर खूबसूरत दिल था, जो इन तीन दोस्तों का दिल था, यू नो। जो कि एक होप के ऊपर टिका हुआ था कि कुछ भी हो जाए पर इंसान का सबसे जरूरी और सबसे पहला धर्म है कि वो इंसानियत दिखाए। तो चाहे वो रविंदर चौटाला का किरदार हो, चाहे वो कलीम अंसारी का किरदार हो, चाहे वो लाली का किरदार हो, चाहे वो जोगिंदर का किरदार हो, इस ऐसी सिचुएशन के अंदर भी अगर आप अपने अपना बैलेंस एज एन इंसान बना के रख सकते हैं, तो वो इंसानियत की सबसे बड़ी जीत है। अब चाहे वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में हो, चाहे वो वन ऑफ द मोस्ट इंस्पायरिंग फिल्म जो मैंने देखी है शिंडलर्स लिस्ट उसमें हो, क्योंकि सेम कहानी अगर आप देखें तो, कि एक जू आदमी, एक जर्मन आदमी जू लोगों की मदद कर रहा है, जर्मनी से निकलने के लिए। वो एक इंसान है, वो एक इंसान है। वो वहां ना तो आप धर्म देख रहे हो, ना आप उसकी जाति देख रहे हो, ना आप उसके लिए कुछ और देख रहे हो। तो कोशिश हमेशा ये थी कि इन सब चीजों के बीच में एक ह्यूमन कहानी की जाए। क्योंकि अ, जब भी आपकी तरफ दौड़ता हुआ एक मॉब आता है, हजारों लोग आपकी तरफ दौड़ते हुए आते हैं जिनके फेस के ऊपर कपड़े बने हुए हैं, ना तो उनका धर्म होता है, ना उनकी कोई जात होती है। मॉब मॉब होता है, वो आइडेंटिटी लेस होता है। लेकिन इंडिविजुअल इंसान का धर्म भी होता है, उसकी जाति भी होती है, और उसका किरदार भी होता है। जोगी इज अ फिल्म अबाउट दैट, यू नो। इट्स अबाउट ह्यूमन कैरेक्टर्स इन द मिडल ऑफ chaos। एंड आई थिंक दैट इज द रीजन दैट कि इतने ज्यादा दर्दनाक चैप्टर में होने के बावजूद भी ये फिल्म इतने ज्यादा लोगों तक इसलिए पहुंची क्योंकि जब फिल्म खत्म होती है आपका दिल भारी जरूर होता है, लेकिन आप कहते हो यार इस फिल्म ने ना हीट प्रोपोगेट नहीं करी, इस फिल्म ने हमारे जख्मों का नाजायज फायदा नहीं उठाया, यू नो। इस फिल्म ने अपनी बात बोली, और इस फिल्म ने ये कहने की कोशिश करी कि कोई भी माहौल हो, लेकिन अगर इंसान इंसानियत के साथ खड़ा है, तो कहीं ना कहीं देर इज अ लाइट ऑन द अदर साइड ऑफ द टनल। आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात कही है कि इस फिल्म ने हेट प्रोपोगेट नहीं करी है, एंड इट ब्रिंग्स पीपल टुगेदर। आई थिंक दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट। जैसे आपने एक और आई थिंक सीन है जो कि बहुत ज़्यादा जिसके बारे में लोग बात कर रहे हैं, और कि अगर गुरुद्वारे में जा रहे हो तो कम से कम अपना सर को तो ढक लो, वो एक जो इज़्ज़त देना किसी भी कम्युनिटी को, किसी भी एक ग्रुप को, दैट इज़ समथिंग दैट इज़ ट्रूली वंडरफुल। एंड एज यू सेड कि आपने पहले भी आपकी फिल्मों में ये देखने में आया है, चाहे वो टाइगर जिंदा है में फ्लैग को लेकर है, और भी चाहे भारत में है, चाहे वो सुल्तान में बहुत से जगहों पे है। ये जो मोमेंट्स होते हैं जब आप ये लिख रहे होते हैं, डू यू इमेजिन द सॉर्ट ऑफ इम्पैक्ट कैन इट पॉसिबली हैव, लाइक अगर हम ये गुरुद्वारे वाले सीन की बात करें, क्या आपको लगता है कि दैट मे बी इट हैज़ एक्सीडेड व्हाट यू मे हैव थॉट एज अ स्टोरी टेलर, द वे इज बीइंग स्पोकन अबाउट? मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस सीन के बारे में इतनी बात होगी, फरीदुन। ये बहुत अजीब बात है, क्योंकि कुछ दिन पहले मैं एक ब्रिटिश चैनल के लिए इंटरव्यू कर रहा था, और उस जर्नलिस्ट ने सारे इतने बड़े बड़े सीन हैं उसके अंदर, दिलजीत जहाँ अपने बालों का सैक्रिफाइस करता है, लेकिन ही ऑल्सो पिक्ड अप दिस सीन एंड ही सेड कि सर मुझे सबसे ज्यादा टच उस सीन ने किया। आई थिंक यू नो, कॉन्शियसली हमारी कोशिश ये थी
यू नो। और मैं आपको एक बहुत खास बात बताता हूँ इस सीन के बारे में। ये सीन स्क्रिप्ट में नहीं था, ये सीन ऑन सेट मैंने लिखा। और मुझे क्या लगता है कि इस सीन की जो रेजोनेंस है वो इसलिए इतनी भारी है क्योंकि अ, क्योंकि उस जगह के ऊपर आके फिल्म आपको एक इंसाइट देती है कि यार जिस जिस अ, पवित्र पाक चीज के सामने से आप रोज गुजरते हैं, और जब माहौल सही होता है तो वो चाहे गुरुद्वारा साहिब हो, चाहे मंदिर हो, चाहे मस्जिद हो, आप कहीं ना कहीं अंदर एक रिस्पेक्ट रखते हैं। ये हिंदुस्तान ने हमें सिखाया है। यू नो एक मजार हो, आप हमेशा ना उसके सामने से झुकते हुए थोड़े से सेन हो जाते हैं कि ये एक पवित्र जगह है, एक प्लेस ऑफ वर्शिप है। लेकिन जब भी कोई दंगा होता है या रायट होता है, सबसे पहले आदमी वो इज्जत उतार देता है। यू नो और वो सडनली उस पवित्र स्थान की बिल्कुल इज्जत नहीं करता। यू नो तो कहीं ना कहीं ये सीन लिखने का मेन मुद्दा ये था कि इंसान कॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली इस बात को जाने कि कुछ भी वक्त हो यार, उस जो जगह है, वो जगह जिसकी अहमियत इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों से जुड़ी हुई है, भगवान से, देवी देवताओं से, गुरु ग्रंथ साहब से, उसकी इज्जत कभी नहीं जानी चाहिए। जो पर्सनल चीज है वो पर्सनल है। और मुझे लगता है कि ये सीन इसलिए इतना ज्यादा रेजोनेट हो रहा है क्योंकि ये चीज हम सबके अंदर है। और कहीं ना कहीं हम उस चीज से जिसको कहते हैं ना, जब वो देखते भी हैं उस चीज को होते हुए, तो हम कहते हैं यार ये नहीं होना चाहिए था, ये क्यों कर दिया यार। यू नो और कुछ चलो, सब कुछ चलेगा, मतलब अ प्लेस ऑफ वर्शिप हैज नथिंग टू डू विद द पीपल दैट बिलोंग टू दैट कम्युनिटी। it is an individualistic place and this has been all over the world. और तो मुझे लगता है कि वो सीन का सिर्फ और सिर्फ अर्थ ये था कि कहीं ना कहीं किरदारों के थ्रू वो एक इंसाइट दे जा सके लोगों को कि यार वक्त कोई भी हो, लेकिन जिस चीज की इज्जत आप हमेशा से करते आए हो, कम से कम उस चीज की इज्जत बरकरार रखो। राइट, राइट, एब्सोल्युटली। एंड आपने एक इंटरव्यू में मैं आपका देख रहा था, आपने कहा है कि दैट मतलब आई थिंक इतने साल हो चुके हैं लेकिन अब तक जस्टिस नहीं मिली है। क्या आपको लगता है कि दैट जब मैंने फिल्म देखी तो मुझे लगा कि दैट सर्टन चीज़ें जो है इंसान कभी सीखता नहीं है, चाहे वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जर्मनी हो, चाहे वो 47 हो, चाहे वो 84 हो। हम आज भी वही सब चीज़ें देख रहे हैं। एंड मे बी अगर 84 का एक एग्जाम्पल सेट किया गया होता जस्टिस के लेवल पे, तो मे बी शायद लोग 10 बार सोचते कि यार ये सब चीज़ें फिर से रिपीट ना की जाए, बिकॉज देर इज़ अ सर्टन पेनल्टी अटैच टू समथिंग लाइक दिस। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे ये लगता है कि जस्टिस अगर डिनाई होती है, मतलब उससे बड़ी कोई चीज ही नहीं है। जब आदमी आधे से ज्यादा जख्म आज की डेट में 84 के इसीलिए इतने फ्रेश हैं बिकॉज बहुत से लोग अभी भी वेट कर रहे हैं कि जो लोग इसके रिस्पॉन्सिबल थे उन तक अभी तक जस्टिस पहुंची नहीं। और कहीं ना कहीं जब जब यू नो लोगों को जस्टिस मिलती है तो हाँ, बहुत लोग आगे ये बात समझते हैं कि इस तरह की चीज अगर आगे रिपीट होगी तो वो आपके फेवर में नहीं जाएगी। और वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है, मुझे लगता है, और हमेशा रहेगी। जब जब किसी किसी भी चीज को जस्टिस मिली है, तो आदमी के अंदर एक बार को वो कॉन्शियस जागी है कि इस चीज को दोबारा रिपीट ना किया जाए। एब्सोल्युटली। आपने यू आर द असिस्टेंट डायरेक्टर फॉर न्यूयॉर्क। कबीर कबीर के साथ में आपका काफ़ी आपका एसोसिएशन आपका रहा है। सो कबीर से मैंने काफ़ी मैंने इंटरव्यूज़ मैंने करे हैं, तो कबीर ने काफ़ी बार मेरे इंटरव्यूज़ में कहा है कि देर इज़ नो सच थिंग कि दैट नॉट बीइंग पॉलिटिकल, एवरीथिंग इज़ पॉलिटिक्स, इवन इफ टू पीपल आर सिटिंग टुगेदर देर इज़ पॉलिटिक्स। बहुत बार हम सुनते हैं कि फिल्मों में आप मतलब पॉलिटिक्स से दूर रहिए, आप अपनी फिल्में कहिए। अब जैसे कोई भी आप बात कह रहे हैं, जैसे कि आपकी फिल्मों में भी एक देर इज़ दैट एलिमेंट ऑफ एक फ्लेवर होता है।
आप कैसे देखते हैं इस पहलू को, जब हम कहते हैं कि दैट जब फिल्म मेकर से कहा जाता है कि अपनी फिल्मों को पॉलिटिकल मत बनाइए, कैन यू जस्ट डाइवोर्स द पॉलिटिक्स फ्रॉम एनी फिल्म व्हाटसोएवर? नहीं, मैं ये मानता हूँ, यूजुअली लोगों का मानना ये होता है कि जब आप पॉलिटिक्स बोलते हैं फिल्म के अंदर, तो वो पॉलिटिक्स होती है सत्ता में बैठे हुए लोग। वो पॉलिटिक्स नहीं होती। मतलब शेक्सपियर ने भी अपने हर ड्रामा के अंदर पॉलिटिक्स लिखी है, चाहे वो रोमियो एंड जूलियट हो, चाहे मैकबेथ हो, चाहे ओथेलो हो। ओथेलो के अंदर एक एक आदमी जो कि कमांडर नहीं है, जब वो कमांडर बनने के लिए उसको बिठाया जाता है, यू नो वो भी एक पॉलिटिक्स है। मैकबेथ के अंदर भी एक पॉलिटिक्स है, रोमियो एंड जूलियट के अंदर भी एक पॉलिटिक्स है। पॉलिटिक्स का होना बहुत जरूरी ये है कहानी के अंदर के। कहानी तीन भागों के अंदर होती है। पहला भाग सेटअप होता है, दूसरा भाग कॉन्फ्लिक्ट होता है, तीसरा भाग कल्मिनेशन होता है। ये तीन पिलर्स होते हैं किसी भी कहानी के। जैसे ही आप कॉन्फ्लिक्ट पे आएंगे, पॉलिटिक्स किक इन हो जाएगी। यू नो तो दुनिया में कोई भी कहानी नहीं है जो पॉलिटिकल ना हो। मतलब यहाँ तक कि टाइटैनिक इज अ पॉलिटिकल फिल्म, बिकॉज उसके अंदर सोशल स्ट्राटा की बात हो रहा है। एक गरीब लड़का है लियोनार्डो, और एक केट विंसलेट अमीर लड़की है। दोनों एक ही शिप के ऊपर हैं। जब ये लड़का वर्ल्ड रिच वर्ल्ड में घुसने की कोशिश करता है, तो रिच वर्ल्ड उसे एक्सेप्ट करने से मना कर रही है। ये सोशल स्ट्राटा की पॉलिटिक्स है। So what I'm trying to say is, and what I think Kabir also meant is that a filmmaker cannot be apolitical, because being apolitical is also taking a political stand. करेक्ट, न्यूट्रल, You देयर इज know, नो सच थिंग एज बीइंग न्यूट्रल। correct. I'm so सो इट इज मतलब आप कुछ भी देखें, आप दीवार उठा के देखिए। मतलब जिस तरह से दीवार के अंदर सिस्टम, विक्टिम ऑफ सिस्टम, कि भाई अमिताभ बच्चन बोलता है जाके पहले उस आदमी का साइन लेके आओ जिसने मेरे हाथ पे ये लिखा। वो एक बहुत पॉलिटिकल बात है। वो मतलब आप ये मत देखिए अरे वो किसको क्वेश्चन कर रहा है, क्या सरकार को क्वेश्चन कर रहा है या लोकल कॉर्पोरेटर को क्वेश्चन कर रहा है। वो किसी को क्वेश्चन नहीं कर रहा। वो इस दुनिया की पॉलिटिक्स को क्वेश्चन कर रहा है कि भाई इस आदमी ने तो मुझे एंटी सिस्टम बनाया। इस आदमी ने तो मुझे गलत काम करने पे मजबूर बनाया। तब कहाँ थे तुम लोग आज जो मुझे ज्ञान दे रहे हो कि मैं क्यों गलत चला गया। यू नो सो सो और यही वो सिनेमा है। मतलब आप मदर इंडिया उठा के देखिए। मतलब मदर इंडिया से पॉलिटिकल कोई फिल्म नहीं है। सुनील दत्त कैरेक्टर हु बिकम्स अ डाकू, यू नो he becomes a daku because there is a very big thrust of him going on that dark path, which has come from a system which did not make him understand. you know सो ये बहुत ही मतलब लोगों को लगता है कि जैसे आप बोलते हो ना पॉलिटिक्स, आप सीधा बोल रहे हो कि मैं किन कुछ लोग जो इस टाइम सत्ता में बैठे हैं उनके ऊपर उंगली उठा रहा हूँ। नहीं, पॉलिटिक्स तो समाज के अंदर दो इंसानों के बीच में, सोशल स्ट्राटा के बीच में, हर चीज के अंदर एक पॉलिटिक्स है। तो अगर आप एज एन इंडिविजुअल वो लाइन खींच नहीं सकते कि मैं तो ये बात कहना चाहता हूँ अपने सिनेमा के अंदर, तो मतलब वो सब गलत है। मतलब लगान इज वन ऑफ द मोस्ट पॉलिटिकल फिल्म्स, बिकॉज इट्स अबाउट एन अपराइजिंग ऑफ अ क्रिकेट टीम opposite British, and it's a statement. So all these things are, I think, in popular way we don't understand the gravity of it. But that is that in if you go deep inside, anything, any piece of art that is created has to have an underlying of a politics of what a filmmaker needs to put out, what a singer needs to put out, what a painter needs to put out, what anyone else, a dancer needs to put out in his performance. What does he wants to communicate to his audience? And I think that's the beauty, as they popularly say, that art is the mirror to the society. That's why they say it, because जो society नहीं कह पा रही है, एक artist उसको बयान करता है किसी भी फॉर्म के अंदर। एंड मुझे लगता है ये हमारी जिम्मेदारी भी है। अब जिम्मेदारी हमारी ये है कि हम उस ताकत के साथ उस किस तरह से काम कर सकते हैं। मतलब जोड़ सकते हैं लोगों को, एक आईना दिखा सकते हैं लोगों को,
और हमारी कोशिश एज फिल्म मेकर यही होती है कि जितने ज्यादा लोग इससे बंध पाए, जितने ज्यादा लोग इससे आइडेंटिफाई कर पाए, जितने ज्यादा लोग एक हो पाए, यू नो, दैट इज अ सक्सेस ऑफ अ स्टोरी टेलर।